सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 32 अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले कभी ना पढ़ा गया हो। बच्चों, जिस प्रकार से ये शब्द अपने को स्वयं प्रकट कर रहा है, अपठित, जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। तो आइए बच्चों, इसके विषय में हम समझने का प्रयास करते हैं। अपठित गद्यांश से तात्पर्य ऐसे गद्यांश से है जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो। विद्यार्थियों के गद्य बोध की परख के लिए उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित गद्यांश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिन पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर उन्हें लिखने होते हैं। इनमें प्रश्न बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, जिनके उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर देने होते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश वो हैं जिन्हें हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। जिस प्रकार से आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में जो जो पाठ आपको गद्य में दिए गए हैं, वो ऐसे पाठ इन अपठित गद्यांश में दिए जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम या आपकी पाठ्य पुस्तिका से संबंधित नहीं होते हैं। वो किसी अन्य पुस्तक या कहीं बाहर से लिए जाते हैं और वो छात्रों को उस प्रकार का अपठित गद्यांश देते हैं जिससे कि छात्रों की गद्य बोध की परख की जाती है। मतलब कि बच्चे जो हैं उस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी पाठ से संबंधित कुछ लघु प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न बहुविकल्पीय यानी ऑप्शनल भी हो सकते हैं, जिनमें से बच्चे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से अपठित गद्यांश होते हैं उसी प्रकार से अपठित पद्यांश भी होते हैं। गद्यांश जो है हिंदी साहित्य से संबंधित, जिसमें आपकी कहानियां हैं, लेख हैं और नाटक हैं, इन सब से संबंधित पैराग्राफ या पैसेज आते हैं, जिनसे संबंधित अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। और अपठित पद्यांश जो होते हैं वो कविताओं से, पद्य से, इन सब से दिए जाते हैं, जिनको बच्चों को अपनी भाषा में उनके उत्तरों को देना पड़ता है। उसी पद्यांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और अंत में बच्चे उनको पढ़ के समझकर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बच्चों, अब आगे समझते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखकर ही हमें इन अपठित गद्यांश को हल करना चाहिए। जैसे पहला, गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके मुख्य भाव या विचार को समझकर ग्रहण करना चाहिए। बच्चों, जो भी हमें अपठित गद्यांश मिला है उसको हमें अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि उस गद्यांश में किस चीज के विषय में बताया गया है या उस गद्यांश में क्या विचार है, क्या थॉट है, उसके विषय में बताया गया है। दूसरा, गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए, अपनी सोच या विचार के अनुसार नहीं। बच्चों, दूसरा इसका मुख्य जो पॉइंट है वो है कि जो गद्यांश से आधारित, जो उस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न बने हैं उनका उत्तर जो है उन्हीं प्रश्नों से आधारित देना चाहिए। उसमें आप अपनी सोच या विचार या अपने व्यूज नहीं दे सकते हैं। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने चाहिए। बच्चों, जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो वो बहुत ही सिंपल, सरल भाषा में हो, उसमें किसी प्रकार के उतार चढ़ाव या अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला इसका पॉइंट है, गद्यांश का शीर्षक उचित, छोटा और मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। बच्चों, जो भी आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसको समझकर जब उसका शीर्षक, जब उसका टॉपिक देंगे तो वो शीर्षक उस गद्यांश से संबंधित हो और जो गद्यांश जिस चीज को प्रकट कर रहा है वो मूल भाव उस शीर्षक में अवश्य होना चाहिए। इसका अगला पॉइंट है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के सभी विकल्प आपको सही लग सकते हैं, किंतु एक विकल्प ही सबसे सही
सही होता है, अतः सोच समझकर ही सही उत्तर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। बच्चों, जब ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर या बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं जिसमें एक प्रश्न होता है और उसी प्रश्न से संबंधित 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उन सारे ऑप्शंस को, उन सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, तब उसका उत्तर देना चाहिए। बच्चों, इस पुस्तिका में जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसमें कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिसमें हम उदाहरण के स्वरूप में एक गद्यांश को समझेंगे। बच्चों, पुस्तिका में ये गद्यांश इस प्रकार से है। पहला अपठित गद्यांश। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है, अतः उस पर किसी भी प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को यदि सभी प्रकार के नियमों के बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो चारों ओर वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। मानव मानव ही है, देवता नहीं। उसमें सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों ही होती हैं। मानव सभ्य तभी तक रहता है जब तक वो अपनी सुवृत्तियों की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। इसलिए मानव के पूर्ण विकास के लिए कुछ बंधनों और नियमों का होना आवश्यक है। अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधा नहीं, अपितु उसे पूर्ण उन्नति तक पहुंचाने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। बच्चों, मैंने यहाँ अभी आपके सामने एक गद्यांश पढ़ा। अब उसी गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। पहला प्रश्न, कुछ व्यक्ति ऐसा क्यों सोचते हैं कि नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए? इसके 4 विकल्प हैं। पहला, क्योंकि इससे स्वतंत्रता छिन जाती है। दूसरा, क्योंकि बंधन गुलामी का प्रतीक है। तीसरा, क्योंकि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है। चौथा, क्योंकि नियमों का बंधन तरक्की के रास्ते में बाधक है। तो बच्चों, इसका सही विकल्प क्या होगा? क्योंकि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है। जैसा कि आपने ऊपर के अपठित गद्यांश में पढ़ा कि कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मानव अब सभ्य और शिक्षित हो गया है। ये इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है और ये एक विकल्प के रूप में दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न, मानव मानव ही है, देवता नहीं से क्या तात्पर्य है? बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव मानव ही है, देवता नहीं से क्या तात्पर्य है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला, मानव में केवल सुप्रवृत्तियां ही होती हैं। सुप्रवृत्तियां मतलब अच्छी ही आदतें। दूसरा, मानव देवताओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तीसरा विकल्प, मानव में केवल सुप्रवृत्तियां होती हैं। और चौथा, मानव में सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है चौथा है, मानव में सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां होती हैं। अगर हम गद्यांश को दोबारा देखेंगे तो उसके चौथी लाइन में उसमें सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों ही होती हैं। ये पंक्तियां उस गद्यांश में दी गई हैं। सुप्रवृत्ति का मतलब अच्छी आदतें, कुप्रवृत्ति मतलब बुरी आदतें। बच्चों, अब इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है, नियमों के अभाव का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। दूसरा, समाज में वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। तीसरा, समाज में चहुमुखी विकास होगा। चौथा, समाज में चारों ओर शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। बच्चों, यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि नियमों के अभाव में, अर्थात जो नियम हैं, जो हम जिन नियमों का पालन करते हैं, अगर वो नियम ना होंगे तो समाज में क्या होगा? तो उसमें आया उत्तर कि समाज, इसका ऑप्शन है दूसरा, समाज में वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। अर्थात समाज जो है ऐसा हो जाएगा जैसे जंगल में जिस प्रकार से वन्य पशु पक्षी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बच्चों, इसका चौथा प्रश्न है, अनुशासन क्यों आवश्यक है? पहला, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए। दूसरा, मानव के आनंद के लिए।
तीसरा, मानव की स्वतंत्रता के लिए। चौथा, मानव के पूर्ण व समुचित विकास के लिए। तो बच्चों इसका सही विकल्प है चौथा, मानव के पूर्ण व समुचित विकास के लिए। बच्चों अब इसी गद्यांश से, इसी अपठित गद्यांश से संबंधित 5वां प्रश्न है, शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? पहला शी, दूसरा त, तीसरा इत, चौथा ईत। तो शिक्षित इत प्रत्यय जुड़ेगा। तो आशा करती हूँ बच्चों जो मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों अब इस अपठित गद्यांश से संबंधित और भी गद्यांश जो हैं उदाहरण स्वरूप आपकी उत्तर पुस्तिका में दिए गए हैं। आप अपनी पुस्तिका को पढ़िए और इस पाठ को हल करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज रही हूँ, जो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में अर्थात अपनी व्याकरण की कॉपी में करना है। धन्यवाद।